नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की कमला हैरिस के साथ खास मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कमला हैरिस ने आतंकवाद पर पाक को लगाई लताड़, एक्शन की कही बात। असम में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस के साथ लोगों की हिंसक झड़प, 2 की मौत, कई घायल, सरकार ने दिए जांच के आदेश। धर्मांतरण मामले में मौलाना की गिरफ्तारी पर सियासत, एएमयू के छात्र और आप विधायकों ने जताया विरोध, कहा मुसलमानों पर बढ़ रहा है अत्याचार। पंजाब कांग्रेस में सियासी संकट जारी, राहुल गांधी के साथ दिल्ली में कैबिनेट विस्तार पर हुआ मंथन, कैप्टन के करीबी मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। देश के मुद्दे पर विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं राकेश टिकैत, ट्वीट कर दिखाई नई नौटंकी, कहा पीएम मोदी के सामने बाइडेन करें किसान आंदोलन पर बात। पहली खबर अमेरिका में मोदी के जलवे पर। अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई, कोरोना पर भी चर्चा हुई, व्यापार पर भी मंथन हुआ और रिश्तों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इस मुलाकात के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब पीएम मोदी ने कमला हैरिस की खुलकर तारीफ की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। कमला हैरिस से मुलाकात में सबसे ज्यादा अहम रहा पाकिस्तान और आतंक पर शिकंजा। कमला हैरिस ने पाक को लताड़ लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। हैरिस ने मांग की कि इस्लामाबाद इस पर एक्शन ले ताकि अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर असर ना पड़े। डॉक्टर साहब, आज पीएम मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात हुई, पाकिस्तान और आतंकवाद को घेरा गया, क्या नई रणनीति बनी? देखिए, ये जो कमला हैरिस ने जो बातें पाकिस्तान को लेकर के कही हैं, उसका सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने सुमोटो मतलब अपने आप कमला हैरिस ने पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार बता दिया। और उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान को जो चेतावनी दी गई है वो इस बात के लिए दी गई है कि पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों के ऊपर एक्शन ले ताकि वहाँ से जो आतंकवाद पैदा हो रहा है उससे यूएस और इंडिया को कोई खतरा ना हो। मतलब आतंकवाद के मुद्दे पे अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों एक पेज पे हैं। अब इसमें जो एक और एलिमेंट जिसे समझना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें क्यों आतंकवाद को लेकर के हिंदुस्तान बार बार पाकिस्तान को घेरने की कोशिश में रहता है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के बहाने ये बताने की कोशिश करता है कि जो आतंकवादी लोग जिन्हें आप कह रहे हो वो तो दरअसल वो फ्रीडम स्ट्रगल चला रहे हैं। वो कश्मीर के अंदर जो आर्मी और हिंदुस्तान की सरकार जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है उसके रिएक्शन में ये सब कुछ हो रहा है। और यही बात दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया। कोई आज पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। और जब अमेरिका की सरकार स्वयं इस बात को मान रही है कि पाकिस्तान दुनिया के आतंकवाद का कैपिटल बन गया है, वहीं से आतंकवाद का कारखाना चल रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जी डॉक्टर साहब, अब खबर असम में हो रहे बवाल पर। असम के दरांग जिले में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। ये बवाल अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ। सिपहझार इलाके में असम सरकार कम्युनिटी फार्मिंग करना चाहती है, लेकिन यहाँ की करीब 25,000 एकड़ जमीन पर 3,000 परिवारों का कब्जा है। असम सरकार का आरोप है कि परिवारों ने अवैध रूप से जमीन कब्जाई हुई है। सरकार ने फार्मिंग की स्कीम लाकर बिना जमीन वाले परिवार को 2 एकड़ जमीन देने की बात कही, लेकिन दोनों पक्ष एक मत पर नहीं आ पाए। और जब अतिक्रमण हटाने पुलिस पहुंची तो दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल असम सरकार ने फायरिंग मामले की जांच के आदेश दिए हैं। डॉक्टर साहब, असम में सरकार और लोगों के बीच इतना जमकर बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो लोग हैं, जो वीडियो उसके बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, एक कैमरामैन एक आदमी के ऊपर कूदता हुआ नज़र आ रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, बहुत बवाल मचा हुआ है। इसलिए उसको समझ लेना, बहुत ही शॉर्ट में उसको समझना ज़रूरी है। 25 से 30 हज़ार एकड़ ज़मीन है
जिसके ऊपर बांग्लादेशियों इलीगल माइग्रेंट्स का कब्जा है और वहाँ पे सब तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। और ये इलाका इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 5000 साल पुरानी एक शिव मंदिर है और इन सब के ऊपर ये बांग्लादेशी मुसलमानों का कब्जा हो गया है। अब वहाँ पे पुलिस जा नहीं सकती, तो सरकार ने इन सब इलाकों के ऊपर अपना आधिपत्य, भाई सरकार का कंट्रोल अपने राज्य के एरिया पे नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान का होगा, बांग्लादेश का होगा, माफिया का होगा, ये इलीगल माइग्रेंट्स का होगा? तो उसे हटाने के लिए इस अतिक्रमण का मतलब ये कि इन लोगों ने इलीगल तरीके से उस जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। जब ये लोग पहुंचे, और ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये लगातार इन लोगों को बताया जा रहा है, किया जा रहा है। 2 दिन तक तो अतिक्रमण हटाने का जो प्रक्रिया थी वो स्मूथ चली। तीसरे दिन जब वहाँ पुलिस पहुँचती है, 10,000 ये बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं वेपन के साथ, और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उसे खदेड़ना शुरू कर देते हैं। और उसी में एक शख्स जो हाथ में डंडे और फरसा लेकर के वो कूदता हुआ पुलिस के ऊपर हमला करते हुए थोड़ा आगे निकल आया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। और उस वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिस फोटोग्राफर के ऊपर इतना बवाल मच रहा है, उस फोटोग्राफर को वो शख्स दौड़ा दौड़ा करके मारने की कोशिश में जुटा हुआ था। और हीट ऑफ द मोमेंट में ये सारी चीज़ें हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार जांच कराए, किसी की डेथ हो गई है, उसके ऊपर उस तरह से कूदना भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये जनता को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इस घटना के पहले ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा है कि कोई शख्स किसी की बॉडी के ऊपर कूद रहा है, इसके पहले क्या हुआ था। अब सवाल ये है कि जो वहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा की जो सरकार है, इन लोगों ने एक बड़ा ही कड़ा रुख ले लिया है कि जो लोग इलीगल हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, उनके लिए असम ही क्या, देश के किसी कोने में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये सरकार बिल्कुल उस हिसाब से नहीं चलनी चाहिए जिस हिसाब से वामपंथियों या फिर ममता बनर्जी की जो टीएमसी की सरकार है या फिर कांग्रेस की पहली सरकार हुआ करती थी कि आप अपने वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए आप बांग्लादेश से भाड़े के इन वोटर्स को जो है आप यहाँ पे मेहमान बना करके बिठाते थे। इट इज़ हाई टाइम ऑल द गवर्नमेंट्स मस्ट टेक एक्शन ऑन दिस इलीगल माइग्रेंट्स। जी डॉक्टर साहब, अब खबर धर्मांतरण गैंग पर। लोगों के धर्म की बलि चढ़ाने वाला मौलाना कलीम सिद्दीकी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस जिहादी की गिरफ्तारी के समर्थन में देश के कई वामपंथी कूद पड़े हैं, जिसमें एएमयू के छात्र आप के अमानतुल्लाह खान, सपा के शफीकुर रहमान शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो इस मौलाना की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। आपके विधायक अमानतुल्लाह खान का कहना है कि यूपी चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है। डॉक्टर साहब, मौलाना ने जो करतूतें की हैं उस पर कार्रवाई हो रही है, तो कुछ लोग इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? बहुत सही सवाल आपने किया। भाई तिलमिला कौन लोग रहे हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है, अब आप समझिए। ये सब के सब ये शाहीन बाग के पैदाइश हैं। ये लोग बड़े बड़े लीडर बन गए। ये एएमयू के अदने अदने से स्टूडेंट लीडर जो बड़े बड़े हीरो बन के निकले, ये शाहीन बाग के चक्कर में। और ये शाहीन बाग का गैंग और ये धर्मांतरण गैंग अब ये को टर्मिनस दिख रहा है। मतलब ये कि जिस हिसाब से सिद्दीकी के पास, वो मुल्ला उमर, उनके पास, इन सब के पास जो पाकिस्तानी और विदेशी पैसे जो आईएसआई के जरिए आ रहे थे, हवाला रैकेट के जरिए, ये शाहीन बाग में यही धंधा हो रहा था। स्पॉन्सर्स दोनों के सेम हैं। आदेश इनके आका वही कराची और लाहौर में बैठे हुए हैं। और इसलिए इनकी जो आपने कहा कि भाई क्यों इनको मिर्ची लग रही है, वो इस वजह से लग रही है। लेकिन मसला कुछ और है। अचानक से ये बात सियासत के क्षेत्र में क्यों आ गया? चुनाव होने वाले हैं और धर्मांतरण के ऊपर अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोलेंगे, प्रियंका वाड्रा एक शब्द नहीं बोलेगी, मायावती एक शब्द नहीं बोलेंगी, और ये शख्स
जिसको बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर बताया जा रहा है, ये पैसे लेकर के हवाले के पैसे से वहाँ पे लोगों के धर्म को बदल रहा था, पैसे कमा रहा था, धंधा चला रहा था धर्मांतरण का, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। कोई इलीगल कार्रवाई नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि चुनाव के वक्त ये लोग मुस्लिम वोट के चक्कर में अगर ये गलती करते हैं कि हिंदुओं को, ब्राह्मण की बेटियों को आप मुसलमान बनाने की प्रक्रिया को आप जायज़ ठहराने की कोशिश करेंगे, तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हिंदू कोई वोट नहीं करेगा, इसलिए सब चुप हैं। और इन्हीं चुप्पी की वजह से ये अमानतुल्लाह कह रहा है कि भाई सारे सेकुलर पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल शांत बैठ गई हैं, कोई योगी के खिलाफ बोल नहीं रहा है। धर्मांतरण इस चुनाव का एक अहम मुद्दा होने वाला है, एक ऐसा नासूर बनने वाला है सेकुलर पार्टियों के लिए कि जिसमें वो कुछ बोल नहीं पाएंगे और इन जिहादियों को, ये जो धर्मांतरण करने वाले गैंग को बचा भी नहीं पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अब बात सिद्धू और कैप्टन की जंग पर। पंजाब कांग्रेस का सियासी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कैप्टन ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राहुल प्रियंका पर भी लगातार वार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पंजाब के बवाल को शांत करने के लिए दिल्ली में नए मंत्रियों के नामों पर विचार विमर्श हो रहा है। इस दौरान चरण सिंह चन्नी भी दिल्ली में मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक चन्नी और हरीश रावत ने मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में राहुल गांधी के साथ विचार विमर्श किया। बताया यह भी जा रहा है कि कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अमरिंदर सिंह के करीबी राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी और साधु सिंह धर्मसोत को मंत्री पद से हटाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, पंजाब के नए मंत्रिमंडल में कैप्टन के जो मंत्री हैं उनकी छुट्टी होने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो ये मुद्दा पंजाब में और गर्मा सकता है। देखिए, उनके सारे अब जो लोग हैं, नज़दीकी लोग हैं कैप्टन अमरिंदर के, उनको तो बाहर किया ही जाएगा। लेकिन ये जो कवायद दिल्ली में चल रही है, उससे जो लगातार मैं इस बात को कहता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है गांधी परिवार की, वो आज इस पूरी गतिविधि से प्रूव हो रहा है। हिंदुस्तान में संवैधानिक व्यवस्था है, वो क्या है कि आप चीफ मिनिस्टर उसे बनाते हैं, वो शख्स चीफ मिनिस्टर बनता है जिसका असेंबली में सबसे ज़्यादा समर्थन होता है, जिसके पास मेजॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर बनता है। वो चीफ मिनिस्टर का अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो अपनी मंत्रिमंडल अपने हिसाब से बनाए। कौन आदमी किस मंत्रालय में जाएगा, कौन मंत्री होगा, कौन कैबिनेट में होगा, कौन मिनिस्टर फॉर स्टेट होगा, ये सारी जिम्मेदारियां वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन पंजाब के लिए तो कैबिनेट बनना चाहिए चंडीगढ़ में। ये दिल्ली में 10 जनपद राहुल गांधी के घर में क्यों बन रहा है? राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर हैं, या फिर ये सिर्फ जयपुर में कि रात में इनको जो सपना आया और भाषण देते हैं कि सत्ता जहर है, तो ये जहर क्यों पी रहे हैं राहुल गांधी? मैंने दोनों ही बातें, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहे हैं, एक ऐसे कठपुतली को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया जिसके पास अपने मंत्रिमंडल को चुनने की शक्ति भी नहीं है। और जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू उसको हाथ पकड़ के ऐसे लेके घुमा रहा है जैसे लग रहा है कि वो, तो ये लत गांधी परिवार की पुरानी है। किस तरीके से जब इन्होंने, आप ये देखिए, घर में अच्छा खिचड़ी बनाने वाली महिला को ये लोग राष्ट्रपति बना देते हैं, जो मुखिया का चुनाव आज तक नहीं जीता है उसे प्रधानमंत्री बना देते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार को गुलामों की आदत पड़ गई है। और ये जो हो रहा है, जो राजनीतिक रेमिफिकेशन होगा वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो कुछ ये हो रहा है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर टिकैत की नई नौटंकी पर। किसान नेता राकेश टिकैत देश के मुद्दे पर विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं और इसके लिए वो नई नौटंकी पर उतर आए हैं। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर बाइडेन से पीएम मोदी के सामने किसानों की बात उठाने की मांग की है। बाइडेन को ट्वीट में टैग करते हुए राकेश टिकैत ने लिखा है कि हम भारतीय किसान 3 कृषि कानूनों जो कि पीएम मोदी सरकार द्वारा लाए गए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। 11 महीने के प्रदर्शन के दौरान 700 किसानों की जान जा चुकी है। हमें बचाने के लिए इन काले कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। कृपया पीएम मोदी से मिलते समय हमारी चिंता पर ध्यान दें। डॉक्टर साहब, राकेश टिकैत ने तो कमाल ही कर दिया है। राकेश टिकैत तो अंग्रेजी जानते नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है।
वो ट्वीट नहीं कर सकते। तो इंग्लिश में ये ट्वीट लिखा किसने? ये ज़रूर योगेंद्र यादव, ये वामपंथियों का काम है कि इस मसले को आप उठाओ। योगेंद्र यादव लिखेंगे या कोई वामपंथी लिखेगा तो भारतीय जनता पार्टी कूद के कहेंगे कि ये देशद्रोही है। तो देशद्रोहियों की गैंग में आज राकेश टिकैत भी शामिल हो गया। आप देश में राजनीति करना चाह रहे हैं कि आप बाइडेन से हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की पॉलिसी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की इज्जत के साथ खेलना चाह रहे हैं। अगर इनको लगता है कि बाइडेन से दो शब्द कहलवा करके आपकी ये कानून वापस हो जाएंगे, तो इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ और हो नहीं सकती है। बाइडेन से इस मसले को उठाने का मतलब ही क्या है? ये मतलब वही है जो ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट के द्वारा किया जा रहा था कि हिंदुस्तान को बदनाम करो, हिंदुस्तान की सरकार को बदनाम करो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बदनाम करो। सरकार कानून का प्रस्ताव लेकर के आती है, कानून संसद में बनता है, हिंदुस्तान के संसद में कानून बनता है। सरकार कानून नहीं बनाती, सरकार से प्रस्ताव लेकर के आती है और जो संविधान के द्वारा जो कानून पारित कर गया है, आप उसे ब्लैक कहो, वाइट कहो, जो कहना है आप कहो, लेकिन वो हिंदुस्तान की राजनीति उसके दायरे में करना है। दरअसल ये जो किसान आंदोलन, ये शाहीन बाग, ये जो आंदोलन जीवी हैं, इनको विदेशी चंदा, विदेशी पैसा, हवाला, विदेशी समर्थन, विदेशी लीडर, इसकी आदत पड़ गई है। और इसलिए राकेश टिकैत ने वही किया है जो उससे एक्सपेक्टेड है। ये तो हिंदुस्तान की सरकार है जो चूड़ियाँ पहनकर इतने दिनों तक उसको झेल रही है। अदरवाइज जिस हिसाब से राकेश टिकैत के गुंडों ने तिरंगे का अपमान किया, लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया, और जिस हिसाब से ये पाकिस्तान, तो कभी इमरान खान, तो कभी शी जिनपिंग, तो कभी जो बाइडेन, उससे ये मदद की गुहार लगा रहे हैं, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।